चलो बच्चों देखते हैं आज अर्थशास्त्र का पहला पाठ, पालमपुर गांव की कहानी। परिचय। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में एक गांव से है। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव रायगंज है तथा एक सड़क के माध्यम से रायगंज एवं निकट का कस्बा साहेबपुर जुड़ा है। इस गांव में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। 450 परिवारों में 80 परिवार उच्च जाति के हैं तथा शेष परिवार निम्न जाति के हैं। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एक मेडिकल है। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं या सेवाएं, वस्तुएं माने होता वस्तुओं का निर्माण करना, सेवाएं माने होता काम करना, जैसे डॉक्टर, मास्टर, वकील आदि, इनको सेवाएं कहते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में 4 चीजों की आवश्यकता होती है, मानी चाहे वस्तुएं करें और चाहे वस्तुओं का निर्माण करें या सेवाएं करें, इनमें 4 अदाओं की आवश्यकता होती है। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 पूंजी और नंबर 4 मानव पूंजी। अब बात आती है भूमि की। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका हम विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं, जल के रूप में, वनस्पति के रूप में, खनिज के रूप में। जैसे जल के रूप में कह सकते हैं नदियां, तालाब, झीलें, वनस्पतियां माने वनस्पतियां, खनिज माने लोहा, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट आदि को हम उनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है श्रम। श्रम किसे कहते हैं? श्रम वह प्रयत्न है जो कार्य के संपादन हेतु किया जाता है, उसे श्रम कहते हैं। श्रम वह प्रयत्न है जो काम के संपादन हेतु किया जाता है, उसे श्रम कहते हैं। नेक्स्ट है पूंजी के प्रकार। पूंजी 2 प्रकार की होती है। पहला स्थायी पूंजी, जिन वस्तुओं को उत्पादन में कई वर्ष तक उपयोग किया जाता है, जिन वस्तुओं को कई वर्ष तक उपयोग किया जाता है उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे आपके आसपास ट्रैक्टर होगा, ट्रैक्टर देखा हो, कई साल से यूज किया जाता है। औजार, मकान, इसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं, ये प्रति वर्ष बदली नहीं जाती है। नेक्स्ट है कार्यशील पूंजी। कच्चा माल एवं नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं क्योंकि उत्पादन क्रिया के दौरान ये समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए इसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या है? शिक्षित, योग्य, स्वस्थ लोगों को मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी से ही देश का विकास होता है। जैसे जापान विश्व का बहुत ही संपन्न देश है क्योंकि वहां की मानव पूंजी बहुत बेहतरीन है। वहां के लोग 18 से 20 घंटे कार्य करते हैं, इसलिए उसे वहां का एक विश्व का एग्जाम्पल है। जबकि भारत में देखें 18 से 20 घंटे लोग सोने की दम रखे हैं, इसलिए भारत विकास नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है भूमि से अधिक पैसा कमाने का तरीका। भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका, भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका। नंबर 1 तरीका बहुविध फसल प्रणाली, माने कि साल भर में 2-3 फसलें बोएंगे तो अधिक उत्पादन होगा और किसान संपन्न होंगे। जैसे अपने यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर केवल एक ही फसल बोई जाती है, इसलिए अपने यहाँ का किसान गरीब है। पंजाब के किसान देखें, पंजाब के किसान साल में 2-3 फसलें बोते हैं, इसलिए पंजाब के किसान बहुत ही संपन्न है। नेक्स्ट है जैविक एवं प्राकृतिक खाद का प्रयोग करके भी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। यानी कि जैविक खाद या प्राकृतिक खाद को हम कंपोस्ट, क्षेत्रीय भाषा में घूड़ा कहते हैं।
इसका उपयोग करने से फसलों में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट है 1960 दशक के बाद, माने 1960 के बाद भारत में हरित क्रांति का विकास हुआ है। हरित क्रांति किसे कहते हैं? खाद, बीज, सिंचाई तकनीकी के माध्यम से अधिक उत्पादन करना ही हरित क्रांति है। तो 1960 के बाद हरित क्रांति का तीव्र विकास हुआ, जिस कारण गेहूं चावल के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई है और रासायनिक खाद का उपयोग एवं खाद कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से भी उत्पादन बढ़ा है। नेक्स्ट हेडिंग है, क्या भूमि यह धारण करती है? क्या धारण करती है? हरित क्रांति के दौरान देखा है कि कीटनाशक दवाइयां, रासायनिक पदार्थों का बढ़ता उपयोग के कारण भूमि बंजर यानी अनुपजाऊ होती जा रही है। किसान, छोटे किसान किसे कहते हैं? छोटे किसान वो किसान होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, उन्हें छोटे किसान कहते हैं। बड़े किसान किसे कहते हैं? बड़े किसान वो किसान होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन होती है, उसे बड़े किसान कहते हैं। इन्हें मझोल किसान भी कह सकते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं, गैर कृषि क्रिया। गैर कृषि क्रिया क्या होती है? गैर कृषि का मतलब तो कृषि नहीं है, उन्हें गैर कृषि क्रिया कहते हैं, जैसे डेयरी उद्योग, दुकान, निर्माण इकाइयां, इन्हें गैर कृषि कहते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अब स्थिति मानिए कि पालमपुर कहाँ स्थित है? पालमपुर आपका पश्चिमी यूपी में स्थित है। पालमपुर का क्षेत्रफल 226 हेक्टेयर है। पालमपुर का भूमि उपयोग, पालमपुर में 200 हेक्टेयर जमीन पर कृषि कार्य होता है। टेबल देखते हैं, सिंचाई। यहाँ सिंचाई 200 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा है। असिंचित क्षेत्र माने सिंचित क्षेत्र 200 हेक्टेयर, असिंचित 0। नेक्स्ट है, टेबल देखते हैं, शिक्षित माने स्कूल की क्या व्यवस्था है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है। यहाँ 2 प्राथमिक केंद्र, 1 हाई स्कूल है। चिकित्सा, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल, एक निजी मेडिकल है। बाजार, गांव के दुकानदार पास के कस्बों से थोक में सामान ले आते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। नेक्स्ट, बिजली, गांव में बिजली है, बिजली से लोगों के घर में रोशनी होती है और सिंचाई की व्यवस्था होती है। संचार, संचार के साधन में यहाँ टेलीफोन एवं सड़कें हैं। निकटतम कस्बा, यहाँ का निकटतम कस्बा हमने आपको बताया था थ्योरी में साहेबपुर है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, खेतों की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योग में विनिर्माण किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? आंसर सुनते हैं। खेतों की आधुनिक विधियों के लिए खाद, बीज, सिंचाई तकनीकी, कृषि उपकरण की आवश्यकता होती है और ये सारी वस्तुएं कारखानों में बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर में बिजली के प्रसार से किसानों को किस प्रकार मदद मिली है? अरे भाई, पालमपुर में बिजली है तो गांव में रोशनी है, बिजली से बेल ट्यूब चलाए जाते हैं, लोगों को मनोरंजन टीवी के माध्यम से मनोरंजन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है, उत्पादन सिंचाई की सुविधाएं होंगी तो उत्पादन बढ़ेगा और किसान संपन्न होंगे। अगला क्वेश्चन है, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। तो पालमपुर में आपको दो टेबल बनाएंगे, एक में लिखेंगे परिवार की संख्या, दूसरे में लिखेंगे भूमि। तो 150 परिवारों में जमीनें बिल्कुल नहीं है, मन निर्धन है। टेबल में लिखेंगे पहले तरफ 150 परिवार, जमीन 0। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे 240 परिवार, जमीन 72 हेक्टेयर। तीसरा पॉइंट बनेगा परिवार 60, जमीन 128 हेक्टेयर। ये आंसर पूरा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, पालमपुर में खेती और श्रमिकों को मजदूरी कम मान न्यूनतम क्यों दी जाती है? क्योंकि पालमपुर में
आंसर बनेगा पालमपुर में किसान अशिक्षित है या पालमपुर के लोग अशिक्षित हैं, जिस कारण उन्हें मजदूरी कम दी जाती है। नेक्स्ट है अकुशल हैं। दूसरा पॉइंट है पालमपुर के किस लोग अकुशल हैं, इसलिए भी जमीन अधिक मजदूरी कम दी जाती है। तीसरा पॉइंट बनेगा कि मशीनों के द्वारा कृषि कार्य होता है, इसलिए श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, एक हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। यानी 1 हेक्टेयर किसान की भूमि का कार्य का ब्यौरा बताइए। तो 1 हेक्टेयर जमीन बहुत ही कम होती है, छोटी होती है। इस जमीन पर ट्रैक्टर का उपयोग नहीं कर सकता है। किसान के पास सिंचाई के निजी साधन भी नहीं होते हैं, इसलिए वो परंपरागत विधियों द्वारा कृषि करता है। परंपरागत विधि मतलब होता है कि वह हलों के माध्यम से खेत जोतता है और नहर के माध्यम से या तालाब के माध्यम से सिंचाई करता है, जिस कारण उत्पादन कम होता है, इसलिए इस किसान की स्थिति दयनीय है या खराब है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन बनेगा मझोल एवं बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो मझोल या बड़ा किसान के पास जमीनें अधिक होती हैं, उनके पास कृषि के आधुनिक विधियां होती हैं, ट्रैक्टर, बेल्टू, खेत बड़े होते हैं, उत्पादन अधिक होता है, फसलें अधिक बिकती हैं, इसलिए वो संपन्न होते हैं। उनके पास पूंजी की कमी नहीं होती है और बैंकें भी उन्हें आसानी से ऋण दे देती हैं। अब बात आती है ये छोटे किसानों से किस प्रकार भिन्न है। छोटे किसानों के पास जमीनें कम होती हैं, वो अपने उत्पादन को साल भर खाने में ही यूज कर निकाल देते हैं या यूज कर लेते हैं, वो फसल को बेच नहीं पाते हैं, इसलिए उनके पास आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं होती है। 11वां क्वेश्चन है सप्ताह को किन शर्तों पर तेज सिंह से ऋण मिलता है। क्या ब्याज की दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सप्ताह की स्थिति अच्छी होती। तो आंसर बनेगा सप्ताह को तेज सिंह से 24% ब्याज पर ऋण मिलता है। कितना, यानी तेज सिंह सप्ताह को 24% ब्याज की दर पर ऋण देता है और यह ऋण 4 महीने के लिए मिलता है। सप्ताह से वह ये भी शर्त रखता है कि अगर हमारे खेत में कटाई होती है तो कटाई तुम्हें करनी पड़ेगी और इसके बदले में आपको 100 रुपए मजदूरी दी जाएगी। इस प्रकार से सप्ताह का डबल नुकसान होता है, डबल शोषण होता है। एक तो अधिक ब्याज पर पैसा देना मिलना और दूसरा उसके काम पर कम मजदूरी में काम करना। अगर यही सप्ताह बैंक से ऋण लेती तो उसकी स्थिति वास्तविक अच्छी होती, क्योंकि बैंक कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है, उनके पास और न किसी प्रकार का उसका शारीरिक शोषण होता, अर्थात उससे काम की किसी प्रकार की शर्त रखी जाती है। क्वेश्चन है आपके क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्ष में सिंचाई एवं उत्पादन के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो बात हेडिंग बनेगी यहां सिंचाई। पहले सिंचाई नहरों के माध्यम से होती थी, तालाबों के माध्यम से होती थी, झीलों के माध्यम से होती थी, कुओं के माध्यम से होती थी। वर्तमान में सिंचाई की विधि बदली है। इस समय आधुनिक सिंचाई के लिए नई नई तकनीकी आ रही है, जिसमें निजी बेल ट्यूब माने ट्यूबवेल लगाना। निजी ट्यूबवेल से किसानों में काफी विकास हुआ है। उत्पादन क्षेत्र में बदलाव हुआ। पहले परंपरागत विधियों द्वारा कृषि की जाती थी, हलों के द्वारा। वर्तमान में ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर के द्वारा कृषि कार्य हो रहा है। बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध हो रहा है, जिस कारण किसानों की स्थिति अच्छी हो रही है। 13वां क्वेश्चन है आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य होते हैं।
इसकी एक संक्षिप्त में सूची बताइए। देखो सीधी बात, अपने गांव पर थोड़ा नजर मारा है। आपके गांव में गैर कृषि कार्य क्या होते हैं? जैसे गांव में देखा होगा दुकानें भी होंगी, गांव में कंप्यूटर सेंटर भी होगा, गांव में डेयरी भी होगी, गांव में कुटीर उद्योग भी होंगे। इन्हें गैर कृषि उत्पादन कार्य कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? गांव के लोगों को शहर में आकर कौशल विकास योजना द्वारा या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और गांव में कुटीर उद्योग डालना चाहिए तथा डेयरी उद्योग भी डाल सकते हैं और छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी डाल सकते हैं। इन्हें गैर और बैंकों से ऋण लेकर कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका पाठ पूरा हुआ। नमस्ते।